तो चलिए और डायमेंशंस करते हैं आगे। पहले हमने एक सेट ऑफ डायमेंशंस याद करी और उन पे जो चारों टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं वो प्रैक्टिस करें। अब हम फर्दर और कुछ डायमेंशंस करते हैं। सो नेक्स्ट होती है पावर। सो व्हाट इज पावर? इसका पहले फॉर्मूला आपको याद रखना है। इट इज वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है। अब वर्क किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन आपको याद होती है, दैट इज mlt-2। तो व्हाट इज वर्क? इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक एल और आ जाएगा, तो एल जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पावर 2 बन जाएगी। ये तो वर्क हुआ। अब हमें इसको टाइम से डिवाइड भी करना है, तो क्या आ जाएगा? -3। तो फॉर्मूला याद रखें और फॉर्मूले से कैसे डायमेंशन बनानी है वो आपको आना चाहिए। सीजीएस यूनिट क्या होगी? दैट इज मास को क्या बोलेंगे? ग्राम। सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड -3। एंड क्योंकि ये वर्क डन अपॉन टाइम है, वर्क की सीजीएस यूनिट होती है अर्ग। तो आप इसको अर्ग अपॉन सेकंड भी लिख सकते हो। ठीक है। एंड एसआई क्या होगी? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3, जिसको कि हम जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं। और जो इसकी एसआई यूनिट है वैसे उसका नाम है दैट इज वॉट। ये जो जूल पर सेकंड है उसको क्या बोलते हैं? वॉट। ठीक है। और एक कमर्शियल यूनिट होती है पावर की, दैट इज हॉर्स पावर। जैसे गाड़ियों में होता है कि इसमें इतनी हॉर्स पावर है, तो एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं अप्रोक्सीमेटली। आप याद रख लें 750 वॉट होते हैं। तो 750 वॉट इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर। तो पावर में क्या क्या याद रखना है आपको? पावर का फॉर्मूला याद रखें बस, दैट इज वर्क डन अपॉन टाइम। उसकी डायमेंशन आपको बनानी आनी चाहिए, डायमेंशन एज सच रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और ये जूल पर सेकंड तो हम लिख ही लेंगे, एंड एसआई यूनिट का नाम याद रखें वॉट। एंड 750 वॉट इसके बराबर होती है एक हॉर्स पावर। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है mr², मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो पॉज करके फटाफट डायमेंशन लिखें या मेरे साथ साथ लिख लें। तो मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर टी नहीं आएगा इसमें। और इसकी सीजीएस यूनिट क्या आ जाएगी? ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड एसआई क्या आ जाएगी? किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। तो मुश्किल नहीं है। उस फॉर्मूला याद रखें, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है। पहले चैप्टर में वही एज कई बार हमारी बात हुई है, बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है कि इसका मीनिंग बताओ। ठीक है। ये तो पूरा साल यही तो पढ़ना है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 6वें चैप्टर में आएगा आगे जाके, रोटेशनल मोशन में। टेक्निकली किसी चीज को जब हम घुमाते हैं तो वो हमें कितनी भारी फील होती है वो उसके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से पता लगता है। ठीक है। फिलहाल हमें इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। नो डाउट इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है mvr, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस और डिस्टेंस। तो प्लीज उसको पॉज करके इसकी डायमेंशन लिखो। तो अगर आपने लिख लिया तो सुने। तो मास तो m रहेगा। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज lt-1। एंड इनटू डिस्टेंस, एक डिस्टेंस से और मल्टीप्लाई कर दें तो l का स्क्वायर आ जाएगा। सीजीएस यूनिट क्या आ जाएगी? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड -1। और एसआई क्या आ जाएगी? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -1। कोई बड़ी बात नहीं, बस आपको फॉर्मूला इसका याद होना चाहिए। तो अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है तो आप इसके डायमेंशन लिख लोगे। ठीक है। तो क्या होगी? इसका फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड फॉर्मूला इज mvr। ठीक है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी। इसके लिए आपको फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स का याद रखना है, विच इज इक्वल टू एफ किसके बराबर होता है? जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। एंड जी इज यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसका फॉर्मूला याद करें पहले। एफ किसके बराबर होगा? फोर्स
ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होगी, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फिर वहां से आप फटाफट जी निकाल लें। जी आएगा F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। प्लीज पॉज करके डायमेंशन निकालें जी। पॉज करना बहुत जरूरी है, खुद से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो एक मिनट पॉज करके खुद से पहले निकालें। अगर आपने निकाल लिया तो सुने, एफ की क्या होगी, ml t-2, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर दैट इज एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय दो बारी मास आ रहा है नीचे तो एम स्क्वायर। तो उसको जी के डायमेंशन को याद करने की आपको जरूरत नहीं है सच, हमेशा बनानी आनी चाहिए। तो क्या आएगी सॉल्व करके, m-1 एल क्यूब t-2। याद नहीं रहेगी, ठीक है, अनलेस अनटिल बहुत ही तगड़ा रट्टा मारते हो आप। अदरवाइज आप फॉर्मूला याद रखें, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, वहां से एकदम से जी निकाल दें। एंड इसकी यूनिट फिर आप क्या लिखेंगे, वो तो आप डायमेंशन देख के लिखते हैं हमेशा, ग्राम-1 सेंटीमीटर क्यूब सेकंड-2। एंड एसआई में क्या होगी, किलोग्राम-1 मीटर क्यूब सेकंड-2। ठीक है, सो दिस इज डायमेंशन। अभी हमने 4 नई डायमेंशंस करी हैं, तो 2 मिनट लगा के पहले इन चारों डायमेंशंस को अच्छे से याद करें आगे बढ़ने से पहले। और हमेशा डायमेंशन मत रटा करो, मेरे साथ साथ लिखा करो। एंड फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक बार चारों को रिवाइज करो प्लीज। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं डायमेंशन। नेक्स्ट इज सरफेस टेंशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एस और टी, ठीक है, सरफेस टेंशन या स्प्रिंग कांस्टेंट। अगेन दोनों अलग अलग चीजें हैं। सरफेस टेंशन एक अलग चीज है, जो लिक्विड्स का सरफेस होता है उससे रिलेटेड है, ठीक है ना। एक प्रॉपर्टी है लिक्विड की जिसके कारण टॉप लेयर ऑफ सरफेस ना एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। फ्लूइड्स चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। एंड स्प्रिंग कांस्टेंट बताता है कि जो स्प्रिंग है वो कितना सॉफ्ट है कि हार्ड है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों के लिए फॉर्मूला, जब डायमेंशन की बात होगी तो दोनों के डायमेंशन सेम है। तो दोनों के लिए जो फॉर्मूला है वो सेम है। दैट इज, आपको फॉर्मूला याद रखना है, फोर्स बाय लेंथ। क्या फॉर्मूला याद रखना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो व्हाट इज फोर्स, इट इज एम एल। अब मैं एल ऊपर लिखूंगा और नीचे लिखूंगा कट जाएगा, इट इज एम एल। एल नहीं है, या तो ना लिखें या पावर जीरो लिखते हैं, ठीक है, t-2। जब हम घर में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हम पावर जीरो नहीं लिखते, बट स्कूल में अगर आंसर लिखना है तो उसमें पावर जीरो आप लिखते हैं, बेटर है अगर लिखते हैं। तो फोर्स इज ml t-2। एंड एल से डिवाइड कर दोगे तो टेक्निकली उसकी डायमेंशन आएगी mt-2। डायमेंशन को रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद रखें। सरफेस टेंशन और स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला होगा, फोर्स बाय लेंथ, ठीक है। अब यूनिट कोई बड़ी बात नहीं है, एसआई यूनिट इज ग्राम सेकंड-2 एंड सीजीएस इज किलोग्राम सेकंड-2। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला याद कर लें। नेक्स्ट इज रेट ऑफ फ्लो। जब भी वर्ड रेट आएगा ना वो टाइम से डिवाइड होगा, जब भी वर्ड ग्रेडियंट आएगा तो वो लेंथ से डिवाइड होगा। बात समझे, याद रख लें। जब भी वर्ड रेट आएगा, जैसे रेट ऑफ फ्लो, तो टेक्निकली इट इज फ्लो यानी वॉल्यूम अपॉन टाइम। so what is rate of flow, it is volume upon time। और जब वर्ड ग्रेडियंट आएगा तो किससे डिवाइड करोगे आप, लेंथ से डिवाइड, समझे। रेट मतलब टाइम से। तो मास तो इसमें है ही नहीं, ठीक है, m0 लिखना है तो लिख ले। एंड वॉल्यूम इज एल क्यू अपॉन टाइम दैट इज सेकंड-1 t-1, सॉरी। तो इसकी जो डायमेंशन आएगी दैट इज l3 t-1। एंड इसकी यूनिट आ जाएगी ग्राम की पावर 3 सेकंड-1, और ऐसे ही आ जाएगी किलोग्राम पावर 3 सेकंड-1। तो पांचों डायमेंशंस, सॉरी 6 डायमेंशंस का पहले फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पावर का क्या फॉर्मूला होता है, इट इज वर्क डन अपॉन टाइम, उसकी डायमेंशन लिखनी आनी चाहिए। एंड वर्क इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर। एंगुलर मोमेंटम इट इज mvr। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, खैर डायमेंशनली तो फोर्स है, दैट इज g m1 m2 बाय आर स्क्वायर। वहां से आपको g निकालना आना चाहिए,
ठीक है, अभी प्रैक्टिस में निकालोगे तो ही पेपर में निकलेगा। सरफेस टेंशन और स्प्रिंग कांस्टेंट दिखा तो इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ एंड रेट ऑफ फ्लो इज वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो 5-6 डायमेंशन को रीड करो फिर आगे। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं डायमेंशन, दैट इज लीनियर मास डेंसिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, मतलब यू को ऐसे थोड़ा सा म्यू बोलते हैं इसको, एंड इसका फॉर्मूला है मास बाय लेंथ, या आप कह सकते हैं मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है ना, नॉर्मल डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, एक्चुअली वो वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी होती है, एंड लीनियर मास डेंसिटी इज मास बाय लेंथ। तो इसकी डायमेंशन क्या आएगी, m/l, एंड इसमें t नहीं आएगा। सीजीएस यूनिट इज ग्राम पर सेंटीमीटर, एंड एसआई इज किलोग्राम पर मीटर। सिंपल है, फॉर्मूला याद कर ले। सो व्हाट इज लीनियर मास डेंसिटी, इट इज मास बाय लेंथ। नेक्स्ट इज स्ट्रेन। इट इज इक्वल टू, ध्यान से सुने, चेंज इन लेंथ, इसको मैं डेल्टा एल से लिख रहा हूं, लिखा ही डेल्टा एल से जाता है। डेल्टा एल मतलब लेंथ में चेंज, जैसे कोई चीज आपने उसको खींच दिया तो जितनी लेंथ में चेंज आई डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, इट इज नोन एज स्ट्रेन। अब लेंथ ऊपर और लेंथ नीचे, तो दोनों जगह लेंथ कट जाएगी। ठीक है, सो दिस क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस, m0 l0 t0, एंड इट इज ऑल्सो यूनिटलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं है। नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज एंगल। देखिए, जो आपने एंगल की यूनिट करी है डिग्रीज, वो एक यूनिट होती है, एक बहुत कन्वीनियंट और जो यूज की जाएगी 11th-12th में, दैट इज रेडियन। ये क्या होती है, बेसिक मैथ्स में इसके बारे में और पढ़ेंगे, विच इज नेक्स्ट चैप्टर। मतलब पहले थोड़ा सा बेसिक मैथ्स बच्चों को सिखाया जाता है, तो उसमें आपको इसको डिटेल में बताएंगे। सो इट इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। किसी भी सर्कुलर आर्क में जो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होगा उसको बोला जाता है एंगल इन रेडियन। ठीक है, सो यहां पे अगर आपके पास एंगल की बात की जाए, इट इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो आर्क लेंथ इज लेंथ एंड रेडियस इज ऑल्सो लेंथ, सो दिस क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है, बट इसकी यूनिट का नाम रखा है, दैट इज रेडियन। जो एंगल है उसकी जो यूनिट है इन बोथ एस आई सी जी एस, डजेंट मैटर, जो उसकी यूनिट है दैट इज रेडियन। मतलब बताने के लिए कि यार अगर आपके सामने कोई नॉर्मल नंबर लिखा है वो नॉर्मल नंबर है, लेकिन अगर वो एंगल है तो उसके आगे आपको रेडियन तो डालना पड़ेगा ना। तो यहां से एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है, अगर कोई क्वांटिटी यूनिट लेस है तो डेफिनेटली वो डायमेंशन लेस है, जैसे स्ट्रेन। ठीक है, इफ क्वांटिटी इज यूनिट लेस तो उसका मतलब उसकी डायमेंशन थी नहीं, कोई उसकी यूनिट नहीं है ना। बट इफ क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस इट मे हैव अ यूनिट, उसका मतलब वो डायमेंशन से ड्राइव नहीं हुई, उसका नाम तो रखा जा सकता है ना, जैसे एंगल का रेडियन। तो आपके नोट्स में मेंशन्ड है दैट इफ फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस इट मे हैव अ यूनिट, फॉर एग्जांपल एंगल, उसकी यूनिट है रेडियन। बट इफ क्वांटिटी इज यूनिटलेस देन गारंटी है इट इज डायमेंशनलेस। इसको याद रखें, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। सो नेक्स्ट इज एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम ओमेगा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज, इसका फॉर्मूला होता है एंगल अपॉन टाइम। तो इसकी क्या डायमेंशन आएगी, एंगल की तो कोई डायमेंशन नहीं है, तो इसकी डायमेंशन आएगी m0 l0 t-1। ये बच्चे इसी में कंफ्यूज होते रहते हैं, सर ये जीरो लिखना है, अरे भाई पेपर में लिखा ना, अभी आपकी मर्जी है, नोट्स में t-1 लिख लो, प्रैक्टिस में t-1 लिख लो, वैसे आदत डाल लोगे तो अच्छी बात है। एंड व्हाट इज इट्स यूनिट, एंगल अपॉन टाइम, एंगल की होती है रेडियन पर सेकेंड। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, वेवलेंथ, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज लेंथ। टेक्निकली वेव की लंबाई है ना, तो इट इज लेंथ ऑफ वेव, तो लेंथ होगी भाई m0 बस l आएगा। यूनिट आपकी सीजीएस की सेंटीमीटर,
एंड एसआई की मीटर। तो क्या है फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ? इट इज लेंथ ऑफ वेव। हमें फिलहाल लेंथ पता होना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं, very interesting and very important. It is coefficient of viscosity which is represented by as a n, which is eta, ETA। ठीक है, इसको बोलते हैं ईटा। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये टेक्निकली जब लिक्विड्स फ्लो करते हैं तो जो उनकी रेजिस्टिव फोर्स है उसको विस्कोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पानी जल्दी फ्लो कर जाता है, सो इट इज लेस विस्कस। जो हनी है वो धीरे धीरे करता है बिकॉज इट इज मोर विस्कस। फिलहाल आपको इतना ही पता होना चाहिए, बट फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद करना है। फॉर्मूला है फोर्स का 6 पाई ईटा आर वी। फिर से बोल रहा हूं, फॉर्मूला याद रखें। फोर्स विच इज ऑब्वियसली रेजिस्टिव फोर्स, बट डायमेंशन में तो हमें फोर्स पता होनी चाहिए ना। फोर्स का फॉर्मूला 3-4 बार मन में बोलने याद हो जाता है। एफ इज इक्वल टू 6 पाई, तो कांस्टेंट है, ईटा आर वी। एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो यहां से ईटा निकलेगा एफ अपॉन 6 पाई। मैं फिलहाल लिख नहीं रहा बिकॉज उसकी कोई डायमेंशन आनी नहीं, खैर चलो मैं लिख देता हूं, अपॉन आर वी। तो फोर्स की डायमेंशन क्या आएगी? एम एल टी माइनस टू। आर की क्या आएगी? लेंथ। एंड वेलोसिटी की क्या आएगी? एल टी माइनस वन। उसकी डायमेंशन क्या आएगी? एम, नीचे एल है ऊपर नहीं है तो -1, और टी ऊपर -2 है और नीचे -1 है, वो +1 हो जाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा? t-1। इसकी डायमेंशन पता नहीं क्यों इतनी सिंपल है कि सीधी याद हो जाती है, 2-3 बार मन में बोलो याद हो जाएगी। ml-1 t-1। इसकी जो यूनिट है दैट इज ग्राम सेंटीमीटर -1 सेकेंड -1, या आप कह सकते हैं किलोग्राम मीटर -1 सेकेंड -1। तो कुछ जो डायमेंशन है इनको याद करते हैं। तो व्हाट इज लीनियर मास डेंसिटी? फॉर्मूला याद करें, इट इज मास बाय लेंथ। क्या है? मास बाय लेंथ। डायमेंशन खुद से लिखनी आनी चाहिए। स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ना इसकी कोई डायमेंशन है ना इसकी कोई यूनिट है। तो यहाँ से हमें पता लगा कि अगर कोई क्वांटिटी यूनिट लेस है तो डेफिनेटली डायमेंशन लेस है। नेक्स्ट इज एंगल, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, लेंथ बाय लेंथ। कोई डायमेंशन नहीं है लेकिन यूनिट का नाम रखा हुआ है रेडियस। एंड एंगुलर वेलोसिटी, इट इज एंगल पर यूनिट टाइम। सो डायमेंशन तो पर यूनिट टाइम आएगी एंड यूनिट आ जाएगी रेडियन पर सेकेंड। वेवलेंथ इज लेंथ, कोई बड़ी बात नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आर बी। ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड डायमेंशन बड़ी प्यारी याद हो जाती है, ml-1 t-1। यूनिट उसको देख के लिख लें। जो इसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की सीजीएस यूनिट है उसको पॉइस भी बोलते हैं। याद रखना, रख लो, नहीं तो जब हम आगे पढ़ेंगे तब याद करेंगे। फिलहाल इसकी डायमेंशन आपके लिए बहुत जरूरी है, कोई आपसे पूछेगा नहीं, ऐसे बता दिया। नेक्स्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू, ऐसे वी टेढ़ा सा, और एफ। तो इसको कैसे याद रखना है? इसका फॉर्मूला क्या है? इट इज नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड। जितने रेवोल्यूशंस है, रेवोल्यूशंस का जो नंबर है 4-5, उसकी थोड़ी कोई डायमेंशन होगी पर सेकेंड, तो इसकी डायमेंशन आएगी t-1। So CGS unit is second -1 and SI unit is also second -1. Very, बहुत इजी है। नेक्स्ट इज दो, अब हम कांस्टेंट करेंगे जो हमसे पूछे जाते हैं। वैसे हमारी बात ही कई बार हो चुकी है। जो भी एक डायमेंशंस होती हैं, ऐसे हम पूरा 2 साल हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो हर बार जब भी कोई नई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे तो भाई हर चैप्टर आएगा उसमें नई नई चीजें आएंगी, तो जब जब नई चीजें पढ़ेंगे तो उनकी डायमेंशन हम करेंगे ही करेंगे। तो ऐसे तो 200-250 डायमेंशन हो जाएंगी, विच इज नॉट पॉसिबल, कि आप याद रखें। ये जो हम डायमेंशन लिख रहे हैं दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, 99% यही पूछी जाती है। अगर किसी बच्चे का दिल करे 220 मुझे याद करनी, कर ले, पर उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, ना ही तो वो याद होनी है ना ही उसका फायदा होगा। ये सारी आपको याद होनी चाहिए। एंड दो ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स हैं जो पूछे जाते हैं तो इसको हम कर लेते हैं। फर्स्ट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। इसको स्मॉल एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला आपने याद रखना है, एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू प्लैंक्स
h is Planck's constant into frequency which is nu और f। तो क्या फॉर्मूला याद रखना है, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू या एच एफ। ठीक है, तो यहां से h कितना आ जाएगा, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, उम्मीद है अभी तक आपको याद हो चुका होगा, ml t-2 इंटू एल, ये एनर्जी की डायमेंशन होती है। और नीचे आ जाएगा t-1, तो -1 ऊपर जाके +1 हो जाएगा, तो इसकी डायमेंशन क्या बन जाएगी, ml2t-2 था, नीचे वाला ऐड हो गया तो -1 आ गया। तो इसको देख के इसकी यूनिट लिख लें, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड -1, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -1। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला है, इट इज एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, एच हो जाएगा एनर्जी अपॉन न्यू, तो याद कर ले। नेक्स्ट इज स्टीफन्स कांस्टेंट, थोड़ा टेढ़ा सा है, पूछा जाता है तो हम कर रहे हैं, पढ़ेंगे उसको हीट चैप्टर में, बिल्कुल सेकंड लास्ट यूनिट में पढ़ेंगे। व्हाट इज स्टीफन्स कांस्टेंट, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फॉर्मूला एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम is actually equal to sigma into t की पावर 4। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम किसके बराबर होती है, सिग्मा इंटू टी की पावर 4। सिग्मा इज नोन एज स्टीफन्स कांस्टेंट। याद रखने में थोड़ा सा पहली बार लगेगा, पेपर वाले दिन अच्छे से याद कर लेना, अभी समझ लो। ठीक है, होता क्या है कि मतलब किसी बॉडी से जो रेडिएशंस निकलती हैं एनर्जी की फॉर्म में पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो सिग्मा इंटू टी की पावर 4 होता है। टी इज टेम्परेचर, राइट पे जो टी दैट इज टेम्परेचर। तो यहां से ये फॉर्मूला हो गया जो मैंने नीचे लिखा है, एंड यहां से इसकी डायमेंशन क्या निकलेगी, एनर्जी दैट इज ml2t-2 अपॉन एरिया अपॉन टाइम अपॉन टेम्परेचर विच इज के और थीटा, जिससे भी आपने रिप्रेजेंट करना है। तो क्या निकल के आएगी इसकी डायमेंशन, m1 l0 मैं लिख नहीं रहा फिलहाल, t-3 इंटू थीटा और के -4। ठीक है, क्या यूनिट बनेगी, ग्राम सेकेंड -3 इंटू केल्विन -4। एंड यहाँ पे आ जाएगी, कोई पूछेगा नहीं आपसे उसकी यूनिट, कई बार यूनिट लिखी होती है, यूनिट से भी डायमेंशन बनानी आनी चाहिए, जैसे किलोग्राम सेकेंड -3 केल्विन -4। कई बार ना पेपर में वो दे देते हैं आपको स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू, और वो बोलते हैं इसको कन्वर्ट करो, साथ में यूनिट लिख देते हैं। तो भाई साहब अगर उन्होंने यूनिट लिख दी तो उसी टाइम डायमेंशन तो आप लिख लोगे ना, अगर उन्होंने यूनिट लिख दी किलोग्राम सेकेंड -3 केल्विन -4, तो यार आप डायमेंशन लिख लो, किलोग्राम मीन्स मास, सेकेंड -3 मतलब t-3, एंड केल्विन -4 मीन्स टेम्परेचर -4। ठीक है, तो इसका भी आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट याद रखें। पहली इज फ्रीक्वेंसी, क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, बहुत सिंपल है, एंड t-1 और सेकेंड -1 इसकी यूनिट और डायमेंशन रहेगी। प्लैंक्स कांस्टेंट इज एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, एच आ जाएगा एनर्जी अपॉन न्यू, तो निकाल लें एक बार हाथ से निकाल लें। एंड स्टीफन्स कांस्टेंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होगा सिग्मा इंटू टेम्परेचर की पावर 4। यहाँ पे टी टेम्परेचर है, ये वाला टेम्परेचर लिख लो, नहीं तो चलो टाइम लिख दिया, तो सिग्मा आ जाएगा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंटू टेम्परेचर की पावर 4 डिनोमिनेटर में, वहां से इसकी क्या आ जाएगी, यूनिट एंड डायमेंशन। एंड बहुत बार ये कन्वर्जन अगर आ जाए ना पेपर में तो बच्चा देख के छोड़ देता है, और उसके साथ यूनिट लिखी होती है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम से लिखी हुई है, वो यूनिट से आप डायमेंशन लिख लिया। ठीक है, यूनिट दे दी तो डायमेंशन लिखनी आनी चाहिए। तो ये जो सेकंड टेबल है, इसको अच्छे से फॉर्मूलाज को याद करें और डायमेंशन लिखना सीखें, बैठ बैठ के रटे ना, लिखना सीखें। और अभी पॉज लें और सारे फॉर्मूलाज को एक बार बैठ के याद करें।